अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 20 जुलाई 1969 में अपोलो 11 मिशन का लूनर मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है। उसमें बैठे हैं एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं चांद पर उतरने के लिए। ये दरवाज़ा खोलना कोई आसान नहीं था क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन थोड़े स्ट्रगल के साथ खोलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो अपने हैवी से स्पेस सूट में बाहर चांद पर उतरने की कोशिश करते हैं। निकलते की जगह इतनी ज़्यादा नहीं थी तो अनजाने में ऊपर से टकराकर लूनर मॉड्यूल का टुकड़ा टूट जाता है। इन दोनों को इसके बारे में पता नहीं चलता है। वहाँ कोई हवा नहीं है तो आवाज़ ट्रैवल नहीं कर सकती थी। उनको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। जो टुकड़ा टूटा था वो बहुत ही ज़रूरी पीस था एसेंट इंजन आर्मिंग स्विच का। इस स्विच के बिना इनका लूनर मॉड्यूल टेक ऑफ नहीं कर सकता था, वो वापस नहीं आ सकते थे। लेकिन इस बात से अनजान नील आर्मस्ट्रॉन्ग निकलते हैं और चांद पर कदम रखते हैं। ये दुनिया के पहले इंसान होते हैं जिन्होंने पहली बार चांद पर कदम रखा था। ये दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं जो चांद पर जाते हैं। क्या ये सच में हुआ था? ये आज के दिन से 53 सालों के बाद बहुत से लोग मानते ही नहीं है कि इंसान चांद तक गया है। ये पूरी चीज़ अपोलो 11 का मिशन है। अमेरिका के लिए सिर्फ एक दिखावा था। उन्होंने पृथ्वी पर ही नाटक करके फिल्म किया था और दुनिया को झूठ बोला। नहीं तो ये झंडा कैसे फहराते बिना हवा के? क्या है इसकी सच्चाई? आइए जानते हैं ये पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि अपोलो मिशन का प्लान करने के पीछे एक वॉर, स्पेसिफिकली कहा जाए तो कोल्ड वॉर, जो अमेरिका सोवियत यूनियन के बीच में चलने जा रही थी। दोनों देशों के बीच में स्पेस में जाने की एक रेस चल रही थी। सन 1957 में सोवियत पहला देश बन जाता है जिसने पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाले। इसका नाम स्पुतनिक मैन-मेड ऑब्जेक्ट था जिसने पृथ्वी के ऑर्बिट पर प्लेस्ड किया था। अमेरिकन सरकार शॉक्ड हो जाता है कि कैसे सोवियत उनसे आगे निकल गया है। कुछ महीनों बाद 1958 में अमेरिका भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है। 3 सालों बाद सन 1961 में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगता है। सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन पहले आदमी बन जाते हैं जो स्पेस में गए थे। ये एक बार फिर से सोवियत उनसे आगे चले गए और उन्हें पीछे छोड़ गए। लेकिन एक हफ्ते बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं। 20 अप्रैल 1961 को वो पूछते हैं वाइस प्रेसिडेंट से कि आखिर कैसे वो सोवियत को हरा सकते हैं। बाय पुटिंग अ लैबोरेटरी स्पेस और बाय अ ट्रिप द मून आर वी वर्किंग 24 hours a day an exciting program? If not, why not? Are we making the maximum effort? कोई और ऐसा स्पेस प्रोग्राम हो जो हम जल्दी से कर सकें, जल्दी से ड्रामेटिक रिजल्ट मिले और हम इस रेस में आगे निकल जाएं और हम जीत जाएं। इसका कुछ ही दिनों में एक जवाब मिल जाता है क्योंकि जल्दी ही इन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि बहुत बड़ा कदम होगा इंसानों को चांद पर भेजना। 25 मई 1961 को उनके फेमस भाषण में वो वादा करते हैं पूरी दुनिया के सामने कि ये दशक ख़त्म होने से पहले इंसानों को चांद पर भेज देंगे। और इतना ही नहीं, जो इंसान चांद पर जाएगा उसे धरती पर वो सेफली ले आएंगे। बहुत से लोगों के लिए ये एक अनबिलीवेबल अनाउंसमेंट थी। दोस्तों, उस समय ना कोई स्मार्टफोन था, ना ही कोई इंटरनेट था, ना जीपीएस की टेक्नोलॉजी थी और कंप्यूटर्स भी इतने पुराने हुआ करते थे कि ऐसे ज़माने में इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम चांद पर इंसानों को भेजेंगे। इसके लिए ये अगले 5 सालों में $7 से $9 बिलियन एडिशनल फंडिंग
देते हैं। स्पेस प्रोग्राम को पूरी स्पेस एजेंसी से एक एम को पाने के लिए काम पर लग जाती है। अगले 3 महीनों बाद टेस्टिंग ऑलरेडी शुरू होती है। सबसे पहले ये टेस्ट करते हैं उन रॉकेट्स को जिनका ये इस्तेमाल करेंगे पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए। फिर टेस्टिंग की जाती है कमांड मॉड्यूलर हीट शेल्स की, कितनों वो गर्मी से बचा पाएगा हमें। सर्विस मॉड्यूल को प्रोपल्शन सिस्टम की 1963 में लेकर 1967 के बीच में कई सारे टेस्ट किए जाते हैं जो कि सारे अनमैन्ड होते हैं, यानी कि कोई इंसान नहीं बैठे होते हैं रॉकेट में। जब ये टेस्टिंग फरवरी 1967 में मैन टेस्ट प्लानिंग करते हैं, यानी कि ऐसा टेस्ट जिसमें एस्ट्रोनॉट्स असली में रॉकेट में बैठकर स्पेस तक जाएंगे। इस मिशन का नाम दिया जाता है अपोलो 1। टेस्ट के दौरान 27 जनवरी 1967 को इनके कैबिन में आग लग जाती है और जो 3 एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जो प्रिपेयर किए जाते हैं ऊपर जाने के लिए, वो तीनों मारे जाते हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद नासा हार नहीं मानता है बल्कि अपने आगे के टेस्ट को जारी रखता है। अपोलो 4, अपोलो 5 टेस्टिंग के लिए अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 मिशन लॉन्च किया जाता है। एक बार फिर से अटेम्प्ट किया जाता है कि ह्यूमंस को बैठाकर स्पेस में भेजा जाए और ये सक्सेसफुल रहता है और 2 महीने किए जाते हैं। 3 एस्ट्रोनॉट्स वो रॉकेट में बैठाकर चांद के पास भेजे जाते हैं। 3 महीने बाद मार्च 1969 में अपोलो 9 मिशन लॉन्च किया जाता है। इसमें ल्यूनर मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है, यानी वो हिस्सा स्पेस क्राफ्ट का जो एक्चुअली में चांद पर उतरेगा। और 2 महीने बाद मई 1969 अपोलो 10 मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को ऑलमोस्ट हर चीज़ प्रैक्टिस के लिए तैयार कराया जाता है जो अपोलो 11 मिशन में कराई जाती है, जिससे वो चांद पर लैंड कर सके। अब स्पीड देखिए कि नासा किस स्पीड से एक के बाद एक मिशन करता चला जा रहा है। हर 2-3 महीने में एक मिशन और लॉन्च करते हैं, जिसमें नेक्स्ट चीज़ टेस्ट की जाएगी रॉकेट की टेस्टिंग, स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग। इन सारी टेस्टिंग के बाद फाइनली 16 जुलाई सन 1969 में अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन का हिस्सा थे 3 एस्ट्रोनॉट्स। 38 साल के थे कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो इस मिशन को लीड कर रहे थे। कमांड मॉड्यूल के दूसरे पायलट माइकल कॉलिन और ल्यूनर मॉड्यूल के तीसरे पायलट एडविन बज़ ऑल्ड्रिन। ये 3 नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किए जाते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन बहुत फेमस नाम बन जाते हैं, इनको हर कोई जानता है, लेकिन माइकल कॉलिन्स को इतना नहीं जानते हैं। कोई ऐसा क्यों है, उसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है। तो इस अपोलो 11 मिशन के स्पेस क्राफ्ट था, इसके 3 मेन हिस्से थे, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल। पहले 2 को एक साथ रखते थे, उसको CSM बोला जाता है, कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल। CSM मॉड्यूल मकसद ये था कि जो लूनर मॉड्यूल सिर्फ वही हिस्सा डिटैच होकर चांद पर लैंड करेगा, फिर वापस जाने के लिए लूनर मॉड्यूल को उड़ाकर अटैच किया जाएगा CSM से, जिससे एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर वापस आएंगे। इस पूरे एयरक्राफ्ट की लॉन्च करने के लिए एक सैटर्न V5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। लॉन्च से पहले इस रॉकेट में 1 मिलियन गैलन केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन लोड किया गया। इस पूरे रॉकेट का वज़न 30 लाख किलो था। इसके मदद से इस एयरक्राफ्ट का रीच अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा। ऑर्बिट तक पहुंचने में 10 मिनट से भी कम का समय लगा। ये ऑर्बिट का करीब 1.5 चक्कर लगाया इन लोगों ने, फिर इनको परमिशन मिल गई मिशन कंट्रोल से 1201। अब ना
तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ना ही बज़ ऑल्ड्रिन जानते थे कि इस अलार्म का मतलब क्या है। वो मिशन कंट्रोल से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। वो कहते हैं इग्नोर करो और आगे चलते रहो। बाद में पता चलता है कि ये 1202 एक्चुअली में वार्निंग थी कि जो अपोलो का गाइडेंस कंप्यूटर था, कंप्यूटर का प्रोसेसिंग सिस्टम ओवरलोड हो रहा था। लेकिन थैंकफुली डिज़ाइन ऐसा किया गया था कि अगर कंप्यूटर में कुछ एसेंशियल प्रोग्राम है जो मिशन के लिए क्रिटिकल है, वो चलते रहे। और ओवरलोड के बाद भी कंप्यूटर में ऑटोमेटिक प्रोग्राम लैंडिंग होने जा रहा था। एक्चुअली चांद के सरफेस पर लूनर मॉड्यूल में उतार देते हैं। करीब 150 मीटर की हाइट पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग कंट्रोल खुद के हाथों में ले लेते हैं। वो नोटिस करते हैं कि लूनर मॉड्यूल ऐसी जगह पर लैंड करने जा रहा है जहां बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे। लैंडिंग की जगह बदलती है। एक्चुअल लैंडिंग करीब 4 माइल्स दूर एक और डिसाइड किया जाता है कि जहां लैंड होगा 8:16 पर। बस ऑल्ड्रिन फ्यूल का इंडिकेटर देखते हैं, सिर्फ 5% फ्यूल बचा था। इतने कम फ्यूल को देखकर मिशन कंट्रोल एक काउंटडाउन इनिशिएट कर देता है। ये काउंटडाउन डिसाइड करेगा कि ये लैंड करेगा या फिर इस मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाएगा। फाइनली लिटरली लास्ट मिनट पर सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। इस काउंटडाउन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पृथ्वी पर एक रेडियो मैसेज भेजते हैं, यानी ईगल सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपना स्पेस सूट तैयार करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। इस मूवमेंट को 650 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे। टेलीविज़न पर पहला वर्ड दुनिया को सुनाई देता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए प्रोपल्शन की ज़रूरत पड़ती है। उसके इंजन चाहिए। दोनों एस्ट्रोनॉट्स आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन इस बात से अनजान थे कि बाहर निकलते वक्त उस इंजन को चलाने के लिए जो स्विच होता है, स्विच ही टूट जाता है। जब वो वापस लौटते हैं लूनर मॉड्यूल में, तब वो रियलाइज़ करते हैं कि ये क्या हो गया है। मिशन कंट्रोल कुछ डैमेज के बारे में बताते हैं और सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इस पूरी प्रॉब्लम का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन निकलता है। स्विच क्या होता है? स्विच बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट को वापस जोड़ने का काम करता है। बज़ ऑल्ड्रिन ने रियलाइज़ किया कि अगर वो सर्किट टूट गया तो कोई ऐसी चीज़ हो जिसका इस्तेमाल कर सकें, सर्किट को वापस से ठीक कर सकें। वो आसपास देखते हैं, उनको बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है। वो उस बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं सर्किट को वापस जोड़ने के लिए और इंजन को चालू करने के लिए। फाइनली लूनर मॉड्यूल अटैच हो जाता है CSM मॉड्यूल के साथ और स्पेस एयरक्राफ्ट को पृथ्वी की ओर मोड़ते हैं। इसमें बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स धरती पर लैंड करने के लिए था कि कॉमन मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे। सर्विस मॉड्यूल एक्चुअली में अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से डिस्ट्रॉयड हो गया, लेकिन यहाँ पर ख़तरा ये था कि अगर सर्विस मॉड्यूल ज़्यादा ख़राब हो गई, उसके डिप्राइस इधर उधर फ्लॉट करने लगा, वो कमांड मॉड्यूल के साथ जाकर टकरा सकता है और जो एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं वो मारे जाएंगे। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए नासा का प्लान था कि सर्विस मॉड्यूल में थ्रस्टिंग होगी जो उसे थोड़ी दूर ले जाएगी कमांड मॉड्यूल से, ताकि वो टकराए ना एक दूसरे से। लेकिन जब ये एस्ट्रोनॉट्स वापस लौट रहे थे धरती पर, तब पता चलता है कि सर्विस मॉड्यूल की थ्रस्टिंग तो काम ही नहीं कर रही थी। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स कमाल के मॉड्यूल में बैठे थे, देख रहे थे कि अपने पास सर्विस मॉड्यूल कैसे टूटने लग रहा है।
डबरी इधर उधर उड़ने लग रही थी और ये एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है कि उसके टूटे हुए पीसेस कमांड मॉड्यूल को हीट नहीं करते। कमांड मॉड्यूल सेफ रहता है। एस्ट्रोनॉट्स के मरने का रिस्क इतना ज़्यादा हाई था इस मिशन में कि उस प्रेसिडेंट नाइक्सन ने अपनी एक अल्टरनेट स्पीच तैयार करके रखी थी इन केस अगर ये एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। लिटरली एक अल्टरनेट भाषण में इन्होंने लिखा था, फेट हैज़ ऑर्डेन्ड दैट द मैन हु वेंट टू हैज़ the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. These brave men, Neil Armstrong and Aldrin, now that there is no hope for their recovery, these two men most noble goal, the search of truth and understanding. लेकिन thankfully ऐसा होता नहीं है। कमांड मॉड्यूल सेफली अर्थ के पैराशूट्स को डिप्लॉय करता है और समुद्र में लैंड कर जाता है। तीनों के तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा हैं, सेफ हैं। समुद्र में इन एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू शिप के द्वारा एवैक्यूट किया जाता है। ये सही मायनों में चमत्कार था, जिंदा वापस लौट कर आ सके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मिशन में हर चीज़ जैसी प्लान की गई है वैसे ही हो सके। उस हर स्टेप पर प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ी। इन्होंने उन प्रॉब्लम्स को सक्सेसफुल डील किया और ये ज़िंदा वापस बचकर आ सके। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि वापस लौटने के बाद इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को फ़ौरन ही क्वारंटीन किया गया। 2 हफ्ते तक किसी और इंसान के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि ख़तरा ये था कि पैथोगन हो सकता है, कोई ऐसा वायरस या बैक्टीरिया जो उन्होंने चांद पर पाया होगा। वापस पृथ्वी पर आकर कोई बड़ी अजीबोगरीब बीमारी हो जाए, कोई नहीं जानता था। थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपोलो 11 की मून लैंडिंग दुनिया भर के अखबारों में छप गए। एक ऐसी खबर बनती है जो यूएस के प्रेसिडेंट केनेडी ने कहा था, हम दशक ख़त्म होने से पहले तक इंसानों को चांद पर लैंड करा देंगे। वो नासा ने कर दिखाया। नासा ने वो सारी चीज़ कर दिखाई जो उन्होंने कही थी। लेकिन कितनी चांस की बात थी कि 1970 में ये डिकेड ख़त्म हो जाता और 1 साल पहले 1969 में अमेरिका मून तक पहुंच गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोल्ड वॉर में अपना एडवांटेज दिखाने के लिए अमेरिका ने एक फेक मून लैंडिंग ऑपरेशन प्लान किया था। कहीं उनका एक्चुअली मून लैंडिंग का मिशन फेल हो गया हो और उन्होंने बैकअप के तौर पर ये फेक मिशन प्लान किया था दुनिया को दिखाने के लिए। ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों। बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज जो बनाई जाती हैं इस मून लैंडिंग के इंसिडेंट को लेकर, लेकिन सच्चाई तो यही है दोस्तों। ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज ऑलरेडी कई बार डिबंक्ड करी जा चुकी हैं अमेरिका की तरफ से। एक फर्जी अटेम्प्ट होता दुनिया को बेवकूफ़ बनाने को, तो सोवियत इसे कभी नहीं मानता। लेकिन द ग्रेट सोवियत इंसाइक्लोपीडिया 1970 और 1976 के बीच में पब्लिश हुई थी। 3rd एडिशन में कई बारी इस मून लैंडिंग को फैक्चुअल चीज़ बताया गया। सोवियत के आर्टिकल्स में कई बार लिखा गया है अपोलो लैंडिंग 3rd हिस्टोरिक इवेंट्स था। स्पेस एज का सबसे पहले स्पुतनिक की लॉन्च में 1957 में, दूसरी 1966 में यूरी गागरिन की फ्लाइट, तीसरा मून लैंडिंग। सोवियत ने एक्चुअली में इस चीज़ को एक्नॉलेज्ड किया था, लेकिन फिर झंडे का क्या, जो झंडा चांद पर प्लान किया गया था वो वेव क्यों कर रहा था? चांद पर तो कोई हवा नहीं होती है। इसका एक बहुत बड़ा सा रीज़न है दोस्तों, जिस झंडे को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन चांद पर ले गए थे वो स्पेशली डिज़ाइंड झंडा था। आमतौर पर फ्लैग्स एक वर्टिकल रॉड डली होती है, लेकिन इस वाले में हॉरिजॉन्टल रॉड
डली हुई थी टैप के बिल्कुल ऊपर, जिससे कि झंडा एक्सटेंड आउट रहे, क्योंकि नासा में काम करने वाला हर कोई जानता था कि झंडे को अगर हम चांद पर जाकर प्लांट करेंगे तो वो लहराएगा नहीं, वहाँ पर हवा नहीं है। इसलिए एक हॉरिजॉन्टल रॉड ऐड कर देते हैं जिससे झंडा हमेशा ही फ्लैग दिखे। अब अपोलो 11 के मिशन में एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल रॉड को एक्सटेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो पूरी एंड तक एक्सटेंड नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से रिपल दिखने लगा, वेव्स आ गई फ्लैग में, और इसलिए लोगों को लगता है कि झंडा लहरा रहा है। ये झंडा लहरा नहीं रहा है, उन वीडियोस में झंडा लहराता हुआ दिखेगा जिसमें आर्मस्ट्रॉन्ग इसे पकड़कर हिला रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि एल्युमिनियम की रॉड्स थी झंडे में और वो स्प्रिंग्स की तरह एक्ट कर रही थी, और थोड़ी देर के लिए झंडा हिलता और फिर एब्सोल्युटली स्टिल रह जाता। ये बड़ी पॉपुलर थ्योरी यहाँ पर दिखाई जाती है। जो फोटोज़ यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन ने ली है, फोटोज़ में कोई स्टार्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? इसका जवाब भी बहुत सिंपल है। एक्चुअली में मून लैंडिंग दिन के समय हुई थी, ऐसे टाइम में जब चांद पर सूरज की रोशनी पड़ने लगती है, और जो वाइट कलर का स्पेस सूट पहना हुआ है एस्ट्रोनॉट्स में, वो भी काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने लग रहा था। वो उस ज़माने के कैमरास इतने बड़े हाई प्रोफेशनल्स तो होते नहीं थे। वैसे आज के दिन भी जितने ये फ़ोन के कैमरास हैं, उनसे कोई रात के समय में फ़ोटो खींचने की कोशिश करेगा जिसमें फ्लैश जल रहा हो, तो पीछे स्टार्स आपको नहीं दिखेंगे। उन फोटोज़ में एक और थ्योरी यहाँ पर उठाई गई शैडोज़ को लेकर, कि ये शैडोज़ इतनी इधर उधर क्यों हो रही हैं। लोग यहाँ आर्ग्यूमेंट उठाने लगते हैं कि क्योंकि ये हॉलीवुड की तरफ फिल्म बनाई जा रही थी, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट नहीं था, इसलिए ये शैडोज़ इतनी इधर उधर होकर दिख रही थी। लेकिन रियलिटी में एक्चुअली में सन ओनली सोर्स ऑफ लाइट नई तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सोर्स ऑफ लाइट एक्ट कर रहा था, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट करने लग रहा था। इसकी वजह से लाइट हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड कर रही थी और शैडोज़ इतनी अजीबोगरीब बन गई। एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि बज़ ऑल्ड्रिन की फ़ोटो यहाँ पर जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ली थी, उसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग के हाथ में कोई कैमरा नहीं था। ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है क्योंकि कैमरा उन्होंने हाथ में नहीं पकड़ा था, बल्कि कैमरा उन्होंने सूट में माउंटेड था और वो वहीं से ही कंट्रोल कर रहे थे। और फिर वो वाली फोटोज़ किसने ली जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ल्यूनर मॉड्यूल से नीचे उतर रहे थे? तो इसका जवाब भी सिंपल है, वहाँ ल्यूनर मॉड्यूल मल्टीपल कैमरास मौजूद थे। लेकिन इन सब फर्जी थ्योरीज से हटकर अगर हम एक्चुअल में बात करें तो ऐसा नहीं था दोस्तों कि मून लैंडिंग के बाद हर कोई तालियां बजाने लग रहा था कि वाह, नासा ने कितना अच्छा काम किया है। बहुत से लोगों ने उन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसाइज किया, नासा का और अमेरिकन सरकार को मून लैंडिंग के बाद। एक्चुअली मून लैंडिंग से पहले भी कई लोग क्रिटिसाइज करने लगे थे। जनवरी 1962 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बताया जितना पैसा चांद पर जाने के लिए स्पेंड किया जा रहा है, इतने पैसे में करीब 120 यूनिवर्सिटीज़ बन सकती हैं जो हार्वर्ड के साइज की हो। मतलब क्या हमें इतना पैसा चांद पर जाने के लिए स्पेंड करना चाहिए, या फिर हर यूएस के स्टेट में हार्वर्ड साइज यूनिवर्सिटी खोल दें, उस पर हम पैसा स्पेंड करें? बेसिकली द मेन पॉइंट ऑफ ये था कि देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन की, इनकम इनइक्वालिटी की, और उस समय अमेरिका भी इतना कंसिक्वेंसेस की ओर उस समय
क्यों इतना पैसा खर्च करना, बर्बाद करना था। लेकिन असलियत में मून लैंडिंग में के कई ऐसे छुपे हुए फायदे निकले जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। जैसे कंप्यूटर चिप्स में एडवांसमेंट्स। सन 1962 में माइक्रोचिप्स को निकले हुए 3 साल हुए थे, पर IBM ने ये डिसाइड किया था कि अर्ली 1960s में वो अपने कंप्यूटर्स में इन चिप्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन नासा की तरफ से डिमांड आने लगी इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए, तो IBM ने इस पर काम करना शुरू कर दिया और इतनी डिमांड्स थी, इसका प्राइस 90% से नीचे गिर गया। अगले 5 सालों में ऐसे ही नासा ने बेसिकली टेस्ट किया कि हम क्या कंप्यूटर्स पर रिलाय कर सकते हैं इंसानों की जिंदगियों के लिए। अगर एस्ट्रोनॉट्स चांद पर होकर आ सकते हैं, कंप्यूटर चिप्स पर रिलाय करते हैं, तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में रिलाय कर सकते हैं। ऑब्वियसली रिलाय कर ही सकते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर कोड को भी चांद पर भेजा जाएगा। एक बात शायद ये पक्का कही जा सकती है कि इस दशक को खत्म होने से पहले दोबारा से इंसानों को चांद पर देख लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।